हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज के हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन इन एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर्स पार्ट 2। इसका पहले हम लोग इसका बेसिक्स के बारे में पार्ट 1 का एक वीडियो बनाया था। आज का वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे और आज का वीडियो में हम एरिया क्लासिफिकेशन और जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन और टेम्परेचर क्लास के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे। पहले फ्रेंड्स हजार्डस एरिया और नॉन हजार्डस एरिया। हजार्डस एरिया जिस एरिया को बोलते हैं उसमें एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर, जो एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर क्या होते हैं इसका पहले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसमें हमारा गैस और इसका जो एयर का जो हाइड्रोकार्बन और एयर का मिक्सचर सफिशिएंट है और उस एटमॉस्फेयर है प्रेजेंट होने का चांस है और प्रेजेंट हुआ है तो कुछ ड्यूरेशन के लिए होगा। उसमें हमने कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। कोई भी इक्विपमेंट या ऑपरेटर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंस्टॉलेशन करने के लिए और इसको यूज करने के लिए, और जिस एरिया में ऐसा इसका प्रिकॉशंस लेना पड़ता है कोई भी ऑपरेटर्स को लगाने में और इसको यूज करने में हमको प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं, उस एरिया को हम लोग हजार्डस एरिया बोलते हैं। और जिस एरिया में हम लोग को इसको कोई भी ऑपरेटर्स को लगाने में या यूज करने में आपको कोई भी प्रिकॉशन लेने का जरूरत नहीं है, कोई भी एडिशनल सोच लगाने का जरूरत नहीं है, उस एरिया को हम लोग नॉन हजार्डस एरिया या नहीं है तो इसको इवन सेफ एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हजार्डस एरिया, नॉन हजार्डस एरिया। इवन हजार्डस एरिया को इवन इस सर्कमस्टेंसेस में भी यूज कर सकते हैं, उसको हजार्डस एरिया बोल सकते हैं। जैसा कोई भी हाइड्रोकार्बन मटेरियल नहीं तो हजार्डस सब्सटेंसेस है, आप यूज कर रहे हैं नहीं तो स्टोर कर रहे हैं नहीं तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उस एरिया को हम लोग हजार्डस एरिया बोल सकते हैं। जैसे आपको पेट्रोल पंप है या नहीं है तो पेट्रोलियम का कोई टैंक करें या नहीं तो वो सब है। ठीक है, या नहीं है तो कोई भी प्रोसेस में अगर इस प्रेशर और हीटिंग कर रहा था थोड़ा हाइड्रोकार्बन मटेरियल्स को, उसको भी आप बोल सकते हैं हैजार्डस एरिया। या नहीं है तो कोई भी पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिलीज हो सकते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन का, या नहीं है तो जिस एरिया में आपको वेंटिलेशन बहुत कम है और उसमें थोड़ा मोटा भी आपको हाइड्रोकार्बन का रिलीज हो सकता है तो उसका बेसिस में भी आपको हैजार्डस एरिया में और सब डिवाइड करना है आगे। उसका क्लासिफिकेशन में आपको क्या क्या पैरामीटर्स देखना चाहिए वो सब बता रहे हैं हम लोग अभी, और वो कितना एनक्लोज्ड एरिया है उसके अंदर और इसका जो रिलेटिव डेंसिटी है हजार्डस सब्सटेंसेस का वो कितना है उसकी बेसिस में है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने हजार्डस एरिया और नॉन हजार्डस या सेफ एरिया में जैसे डिवाइड करते हैं, और हजार्डस एरिया में और आगे हम लोग डिवाइड करते हैं, इसके बारे में आगे देख लेंगे। और बेसिकली उसकी बेसिस में हम लोग एरिया क्लासिफिकेशन करते हैं। कोई भी इंडस्ट्रीज में एरिया कौन सी एरिया किस में आते हैं उसकी अकॉर्डिंगली इसको क्लासिफाई करते हैं। उस एरिया क्लासिफिकेशन का स्टैंडर्ड है हमारे इंडिया में जो आईएस स्टैंडर्ड है 557 2009 में लेकर आया था, और इसका करस्पॉन्डिंग आईईसी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आईईसी 60079 का पार्ट 10 2015 का है आया फ्रेंड्स। ठीक है, 2015 ये हमारा लेटेस्ट स्टैंडर्ड है। इसका पहले एक स्टैंडर्ड है, बहुत लोग इस स्टैंडर्ड को भी रेफर करते हैं, ये हमारा आईईसी 60079 पार्ट 10 का 2002 का स्टैंडर्ड है। लेकिन इस स्टैंडर्ड में ये सारे चीज कवर नहीं होते हैं, जैसा माइन से जिसमें आपको फायर डैम्पर है, ससेप्टेबल टू फायर डैम्प है, नहीं है तो प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स है, एक्सप्लोजिव्स को प्रोसेस कर रहे हैं और इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को वो कवर नहीं करते हैं। या नहीं है तो जो रूम से मेडिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, नहीं है तो जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से जैसा हम लोग कुकिंग या एलपीजी यूज करते हैं जहां वो भी आपको कवर नहीं करते हैं, या डोमेस्टिक प्रेमिसेस कवर नहीं करते हैं। लेकिन आपको जो 2015 में जो लेकर आया था जो करंट स्टैंडर्ड है उसको आपने इसका 10 में जो पार्ट में डिवाइड किया था आईसी 60079 10-10 पार्ट 1 ये फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर फॉर्म ड्यू टू गैसेस और वेपर्स का, जिसमें आपको
एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर से जिसमें आपको गैसेस और वेपर फॉर्म होते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग ये स्टैंडर्ड है। और जिस एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर से जो फॉर्म हो रहे हैं वो ड्यू टू कंबस्टेबल डस्ट फाइबर या फ्लाइंग कोई भी आपको उससे फॉर्म हो रहे हैं तो उसको ये इस स्टैंडर्ड में इसका सारे डिटेल दिया गया था। इसके बाद है फ्रेंड्स सोर्सेस ऑफ रिलीज है, इसको आप एसओआर भी बोलते हैं। जो आप कोई भी एरिया में आप कोई भी लोकेशन कोई भी एरिया में आप इसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको इसको एवेल्युएट करना पड़ेगा इसमें कितना भी पोटेंशियल सोर्सेस है, मतलब सोर्सेस ऑफ रिलीज हो सकते हैं। वो सबको आपको पहले आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा। इसके बाद उसको हैज टू ग्रेड है, हमको ग्रेड के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। वो ग्रेड है जो रिलीज जितना होता है और उसका अकरेंस का चांस कितना ज़्यादा है, वो कैसे हो सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी बेसिस में हम लोग ये 3 प्रकार का ग्रेड्स ऑफ रिलीज डिसाइड किया था। वो सबसे पहले वो कंटिन्यूस आर एक्सपेक्टेड टू अकर फॉर लॉन्ग पीरियड है, या इसको हम कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं। वो बेसिकली जो सरफेस ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड है, कोई भी आपको पेट्रोलियम का अंदर टैंक है या कंटेनर्स है वो कंटिन्यूसली होल्ड करते हैं तो उसको हम लोग कंटिन्यूस, इसको ग्रेड कंटिन्यूस बोलते हैं। और दूसरे ग्रेड प्राइमरी है, वो बेसिकली पीरियोडिकली या नहीं तो अकेशनली कुछ नॉर्मल ऑपरेशन में पीरियोडिकली हो सकते हैं, नहीं तो अकेशनली हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कंटिन्यूस बोला था जो पेट्रोलियम टैंक है इसके अंदर तो हमेशा रहते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन आप प्राइमरी में आएगा तो जिसमें आप अकेशनली होते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन है वो भी। जैसे आप कोई भी सैंपल पॉइंट ले लीजिए, सैंपल पॉइंट्स में कभी भी आपको सैंपल के लिए खोलेगा बंदा वो, और सैंपल के टाइम पे इसका व्यापार बन सकते हैं उस एरिया को, उस प्लेस को, या नहीं तो उस जोन को आप प्राइमरी बोल सकते हैं, प्राइमरी ग्रेड बोल सकते हैं। या नहीं तो कोई भी कंप्रेसर या पंप्स का, कोई भी हाइड्रोकार्बन कंप्रेसर या पंप है, इसका सील्स में भी थोड़ा सा नॉर्मली तो आ सकते हैं थोड़ा थोड़ा तो। और इसका कोई भी रिलीफ वाल्व है, वेंट वाल्व है, उसका जो ओपनिंग है ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन में भी उसका हो सकते हैं, कोई पीएसवी है, कोई वेंट है या कोई रिलीफ वाल्व से वो सब ऑपरेट हो सकते हैं नॉर्मल ऑपरेशन में भी। और इसका जो एग्जिट का साइड में भी इसका हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। सो ये नॉर्मल ऑपरेशन में भी होने का चांस है लेकिन कंटिन्यूसली नहीं रहेगा, उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। वो जो कंटिन्यूस रहते हैं इसको कंटिन्यूस बोलते हैं, जो चांसेस है नॉर्मल ऑपरेशन में उसको प्राइमरी बोलते हैं। और थर्ड ग्रेड है फ्रेंड्स वो हमारा सेकेंडरी है, वो जनरली होना नहीं चाहिए, अगर हुआ है तो भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। इसका एग्जाम्पल से फ्रेंड्स कोई भी आपको पाइप फिटिंग से या नहीं तो कोई भी फ्लेन जैसे उसमें आपको नॉर्मल ऑपरेशन में कभी भी आपको वहाँ हाइड्रोकार्बन या नहीं तो हजार्डस एरिया बन नहीं सकते नॉर्मल ऑपरेशन में, क्योंकि आपको फ्लेन या पाइप फिटिंग्स में नॉर्मली वो कभी भी आपको लीक नहीं होते, वो लीक एरिया है ही नहीं है। या नहीं तो सैंपल पॉइंट है जिसमें आपको कोई भी आपको रिलीज होने का चांस ही नहीं है, इसको डिजाइन ही ऐसा किया था उसमें कोई रिलीज होने का चांस ही नहीं है। या नहीं तो रिलीफ और वेंट वाल्व से वो भी आपको फ्लैमेबल सब्सटेंस कभी नॉर्मल ऑपरेशन में होने का चांस ही नहीं है, ऐसे डिसाइड किया था। ऐसा वो सब में मतलब जिसमें आपको नॉर्मली होना ही नहीं चाहिए, उसमें आपको हाइड्रोकार्बन लीक नहीं होना चाहिए, उसमें आपको उस पर्टिकुलर एरिया में आपको प्रेजेंट होने का चांस ही नहीं है, उसको आप सेकेंडरी ग्रेड में लेकर आते हैं, सेकेंडरी ग्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी बेसिस में आपको कंटिन्यूस, प्राइमरी और सेकेंडरी का बेसिस में हमको एरिया क्लासिफाई करना पड़ेगा। हर एक इंडस्ट्रीज में जो हमारा हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज है उसमें आपको एरिया क्लासिफाई करना पड़ेगा। और एरिया क्लासिफिकेशन जो करेगा वो बंदा है बहुत ही कॉम्पिटेंट और ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, उसका प्लांट का अंदर जितना भी इक्विपमेंट्स है, apparatus है, इसका बारे में पता होना चाहिए। और जिससे आपको प्रोबेबल मतलब नॉर्मली आपको वहाँ वेपर बन सकते हैं या हजार्डस एरिया बन सकते हैं, और जिसमें नॉर्मल कंडीशन पे वो बन ही नहीं सकते हैं, वो सब इसको पता होना चाहिए, वही बंदा इसका एरिया क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जो आपको एरिया क्लासिफिकेशन करने के टाइम पे सारे पॉसिबिलिटीज है और सारे पॉसिबल सोर्सेस है और पॉसिबल रिलीजेस है और इसका एटमॉस्फेयर सारे के सारे उसमें उस क्लासिफिकेशन में उसको डेवलप होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सो एरिया क्लासिफिकेशन है बेसिकली इसका जो क्लासिफिकेशन किया था वो कितना
होने का चांसेस है, मतलब आपको हजार्डस एरिया बनने का चांस है, लाइक्लीहुड मतलब इसका जो चांस है वो बनने का, अगर इन केस अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन वहाँ है तो वो कितना बार हो रहा था ऐसा, फ्रीक्वेंसी कितना बार ऐसा इसका वेपर क्लाउड या इसका क्लाउड बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो इसका ड्यूरेशन कितना है, उसकी बेसिस में हम लोग एरिया क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, सो जो हमारा हजार्डस गैस एटमॉस्फेयर से, जो हमारा IEC 60079-10 का वन का वीडियो में, जो वन का जो मैं डिस्कस किया था, मतलब जिसमें उस स्टैंडर्ड में जो दिया गया था उसके हिसाब से हमको जो हजार्डस गैस एटमॉस्फेयर में आपको 3 प्रकार का जोन्स हो सकते हैं, वो जोन 0, जोन 1 और जोन 2। जो हमारा हजार्डस डस्ट एटमॉस्फेयर से, उसमें आपको भी 3 प्रकार का डिवाइड किया था एरिया को, जोन 20, जोन 21 एंड जोन 22। तो एरिया क्लासिफिकेशन है बेसिकली एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर्स, वो भी नॉर्मल ऑपरेशन में ही का हिसाब से ही उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, वो कोई भी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन को कंसिडर नहीं करते एरिया क्लासिफिकेशन में। सो नॉर्मल एक ऑपरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, नॉर्मल ऑपरेशन मतलब, वो नॉर्मल ऑपरेशन मतलब उस एरिया में जितना भी इक्विपमेंट्स हैं, अगर इसका नॉर्मल डिजाइन पैरामीटर्स में और डिजाइन रेंज में, अगर डिजाइन फिजिकल पैरामीटर्स में, अगर उस इक्विपमेंट है उसका लिमिट्स में, उसका डिजाइन लिमिट्स में अगर कोई भी सारे ऑपरेटर्स चल रहे हैं तो उस प्रोसेस प्लांट में और उस एरिया को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेशन है। और जिसमें वो डिजाइन लिमिट से या डिजाइन ऑपरेशन पैरामीटर से इसको एक्सीड होकर लेकर जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक, या नहीं है तो एबनॉर्मल सिचुएशन है, उसको उसको एरिया क्लासिफिकेशन में उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स मतलब कोई भी वेजल फट गया था, या नहीं तो कोई फ्रैक्चर हो गया था, या मेजर लीक हो गया था, वो सब आपको कैटास्ट्रोफिक फेलियर से, अगर उसका कोई फेलियर हुआ है तो वो सब आपको एरिया क्लासिफिकेशन नहीं होते हैं। एरिया क्लासिफिकेशन में कंसिडर करते हैं ओनली नॉर्मल ऑपरेशन में किसमें आपको प्रेजेंट हो सकते हैं और किसमें कितना बार उसमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं और कितना ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट हो सकते हैं, वही इसमें मतलब उसको ही कंसिडर करते हैं। और फ्रेंड्स यो मैं ऑलरेडी बताया था हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन, जो गैस का हम अभी डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग होने का चांस है, और होने का अगर हो गया है तो इसका कितना बार हो रहे हैं और उसका ड्यूरेशन है कितना ड्यूरेशन के लिए हो रहे हैं, उसकी बेसिस में हम लोग इसका IEC 60079-10 का फर्स्ट मतलब 1 में इसमें गैस एटमॉस्फेयर में डिसाइड किया था। इसका क्लासिफिकेशन है जोन 0, मतलब बेसिकली हमारा ग्रेड है, कंटिन्यूस ग्रेड है, मतलब जिस में आपको एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर है कंटिन्यूसली, या नहीं है तो लॉन्ग टर्म्स के लिए, नहीं है तो फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होते हैं, उसको जोन 0 बोलते हैं। और हमारा जो प्राइमरी ग्रेड है उसको हम जोन 1 है करस्पॉन्डिंग, मतलब जिसमें आपको एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल ऑपरेशन में, लेकिन अकेशनली होते हैं, फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं। और जोन 2 जिसको बोलते हैं उसमें नॉर्मल कंडीशन पे वो होता नहीं है, अगर हुआ है तो भी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा जो ग्रेड का हम लोग डिसाइड किया था, जो कंटिन्यूस ग्रेड या प्राइमरी ग्रेड और सेकेंडरी ग्रेड, इसकी करस्पॉन्डिंग है जोन 0, जोन 1, जोन 2 है। जोन 0 मतलब कंटिन्यूस या फ्रीक्वेंटली होते हैं, जोन 1 में अकेशनली होते हैं, जोन 2 में आपको शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जनरली होता नहीं है, अगर हुआ तो भी शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। और हमारा API रेगुलेशन प्रैक्टिस है 505 में, इसका जो एरिया क्लासिफिकेशन है हमने ड्यूरेशन के हिसाब से भी यहाँ दिया गया था, मतलब एक साल में, मतलब एक साल में 365 डेज में हमारा आवर्स है 8760 आवर्स में, वो एक एक जोन में कितना घंटे तक इसमें आपको हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं, या नहीं तो एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होते हैं, वो आपको यहाँ डिवाइड किया था। जो जोन 0 मतलब आपको एक साल में 1000 आवर्स का ऊपर वो एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होते हैं। जोन 1 मतलब आपको 10 घंटे से 1000 घंटे तक प्रेजेंट होते हैं। जोन 2 में आपको 0 to 10 आवर्स से प्रेजेंट होते हैं, बहुत शॉर्ट
पीरियड के लिए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इवन आपको एपीआई जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, इसका रेगुलेशन प्रैक्टिस 505 है, एक रिकमेंड करते हैं फ्रेंड्स कौन सी जोन में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस को कैसे आपको सेलेक्ट करना चाहिए, जोन 0, जोन 1, जोन 2 में आपको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, वो ब्रीफली अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। जैसे जोन 0 है, जोन 0 एरियाज में आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो नॉट डिजायरेबल। एक्चुअली जोन 0 एरिया फिजिकली भी हमारा प्लांट में नॉट डिजायरेबल है, क्योंकि बहुत ही डेंजरस एरिया है और उसमें कंटिन्यूसली यानी ये तो लॉन्ग पीरियड के लिए उसमें आपको हाइड्रो हजार्डस एरिया प्रेजेंट हो रहे हैं। सो जनरली हमने ऐसा हम लोग सिस्टम को यानी ये तो हमारा प्लांट को हमारा एरिया को डिजाइन करना चाहिए, हमारा नंबर ऑफ और नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स और नंबर ऑफ सच एरियाज को हम लोग को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना उतना मिनिमाइज करना है। और इसका अगर एरियाज को मिनिमाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें जो ड्यूरेशन है और या कितना फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं उसको हम लोग कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हजार्डस एरिया जो क्रिएट हो रहे हैं उसको हम मिनिमाइज करना चाहिए। तो टू द मैक्सिमम एक्सटेंट हमको जोन 0 एरिया को और जोन 0 एरिया होने का चांस को और जोन 0 बनने का फ्रीक्वेंसी को आपको खत्म करना है जितना कम कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी आपका एरिया में अगर जोन 0 आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं आपको प्लांट को डिजाइन करने का टाइम पे, तब आपको जोन 0 में आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपको यूज ही नहीं करना है। तो जोन 0 में कोई भी आपको इक्विपमेंट आएगा वो बेसिकली न्यूमेटिक होना चाहिए या नहीं है तो हाइड्रोलिक होना चाहिए। आपको इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट्स कोई भी नहीं रहना चाहिए जोन 0 में। इसकी बात है हमारा जोन 1 एरिया है। जोन 1 एरिया में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा नॉर्मल ऑपरेशन में बहुत कम फ्रीक्वेंट के लिए होते हैं। सो आपको कभी भी आपको मेंटेनेंस होते हैं या नहीं तो रिपेयर होते हैं या नहीं तो कोई भी पाइप फिटिंग्स में या किसी में भी लीकेज होता है या नहीं तो कोई भी आपको पीएसपीस में करते हैं या नहीं तो कोई भी छोटा मोटा फेलियर्स में ऐसा आपको हो सकते हैं। वो जोन 1 में आपको ये रह सकते हैं। सो जोन 1 में आपको इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स को आप डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको जोन 1 के लिए इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसका ईएक्स क्लास है इसका, उसके हिसाब से इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए उस इक्विपमेंट का। तो जोन 2 एरिया जो बेसिकली होता है फ्रेंड, आपको जो जोन 1 का एडजेसेंट एरिया है आपको जोन 2 एरिया होते हैं या नहीं है तो जो आपको जिस सिस्टम में आपको फ्लैमेबल सब्सटेंसेस है इसका वेंटिलेशन भी अगर बहुत मतलब बहुत वेल वेंटिलेटेड एरिया है जिसमें आपको वेंटिलेशन बहुत अच्छे है, अगर आपको कुछ भी हुआ है तो आपको तुरंत तुरंत वो मतलब डाइल्यूट हो रहे हैं, उसको भी हम लोग जोन 2 बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बेसिकली जहाँ आपको वेंटिलेशन फेल होते हैं वहाँ आपको वो एक्सप्लोजिव लिमिट्स है उसके हिसाब से मतलब जोन 2 को है। और जोन 2 रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम क्लासिफिकेशन डायग्राम देखेंगे तो ये हमारा आईएसी और इवन हमारा बार स्टैंड इसमें भी दिया गया था 600, 7 एंड 10 में। ये बेसिकली ऐसा आपको डिवाइड किया जाता है। आपको एरिया क्लासिफिकेशन का डायग्राम आपको देखना चाहिए। कोई भी आपको प्लांट में अगर अंदर जा रहा है तो आपको नया प्लांट है आपको पता नहीं है तो आपको एरिया क्लासिफिकेशन का ड्राइंग आपके पास जरूर होना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको उस करस्पॉन्डिंग इक्विपमेंट उसमें आपको जो भी काम करना है उसका करस्पॉन्डिंग पोर्टेबल टूल्स या नहीं तो पोर्टेबल इक्विपमेंट यूज करना है उसकी अकॉर्डिंगली आपको करना चाहिए। इसके हिसाब से फ्रेंड्स आपको जोन 0 जहां आपको ओवल टाइप या नहीं तो जीरो टाइप जहां आप दिख रहे हैं वो जोन 0 है, वो क्रॉस वाले जोन 1 है, ये आपको जोन 2 है और एकदम खाली स्पेस है वो नॉन हजार्डस या नहीं है तो सेफ एरिया है। सो एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये एक हमारा टैंक है जैसे पेट्रोलियम टैंक जैसे ही है, ये हमारा प्रोडक्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है समझ लीजिए आप। ठीक है, पेट्रोलियम है तो इसका ऊपर जितना भी हमारा व्यापार है खाली एरिया है आपको जोन 0 एरिया है। इसका ऊपर जितना भी आपको या पीएसवी है नहीं है तो कोई भी वेंट है या नहीं है तो कोई भी आपको इसका लेवल गेज चेक करने के लिए मैनुअल हो रहे इसका ऊपर है, जो भी वो सब है ये सब आपका है जोन 1 का एरिया में आएगा। ये आपको क्रॉस में इसे दिया गया था और इसका बाकी एरिया इसका बगल में जो भी इसका साइड एरिया है उसमें नॉर्मली कोई भी आपको ओपनिंग नहीं है, कोई भी ये नहीं है, कोई भी नॉर्मली कभी भी ड्रेन नहीं करते है, वो सब आपको जोन 2 में है, कभी भी इसमें आएगा ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आपको जोन 2 एरिया में आएगा। इसकी बाहर का एरिया ये डाइक का बाहर चला गया तो वो सब आपको सेफ एरिया नहीं है तो नॉन हजार्डस एरिया में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपको कभी भी आप इसका एरिया क्लासिफिकेशन का ड्राइंग देखेगा तो
आपको ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स। सो ये बेसिकली गैस और वेपर्स का एरिया में है। इसकी बात है फ्रेंड्स वो पार्ट 10 में, इसमें जिसमें आपको हजार्डस एरिया बेस्ड ऑन डस्ट है, मतलब इसका जो डस्ट एटमॉस्फेयर में आपको जोन 20, जोन 21, जोन 22 डिसाइड किया था। ये डस्ट एटमॉस्फेयर में भी सेम है फ्रेंड्स, ठीक है। जो डस्ट एटमॉस्फेयर में अगर जो डस्ट क्लाउड में कंटिन्यूसली बनते हैं, ठीक है, फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए, नहीं तो कंटिन्यूसली बनते हैं, इसको जोन 20 बोलते हैं। पर अकेशनली बनते हैं नॉर्मल पीरियड में, उसको जोन 21 बोलते हैं। उसमें कभी भी बन नहीं सकते, अगर बना तो भी शॉर्ट पीरियड के लिए बनते हैं, उसको आप जोन 22 में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जोन 20 में क्या आता है फ्रेंड्स, कभी भी आप कोई भी डस्ट एटमॉस्फेयर, मतलब कोई भी आप इक्विपमेंट यूज करते हैं, वहां आपको ग्राइंडर से, मिल से, क्रशर से, ठीक है, वो सब का पास क्या होता है, आप कभी भी ग्राइंडिंग कर रहे हैं, उसमें आपको जो इमीडिएट वो ग्राइंडर का पास है, क्या होगा, आपको डस्ट तुरंत आ जाते हैं, उसको आप जोन 20 बोलते हैं। और इसके बाद जो क्लोज विजिनिटी, इसका पास पास जो है एरिया है, उसको जोन 21 बोलते हैं। और जोन 22 है, उसमें आपको नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी में आ गया और इसमें, या नहीं तो वेंटिलेशन बहुत कम है, उसमें आपको परसिस्ट हो सकता है, या नहीं है तो जिसमें आपको आ गया था और इसका वेंटिलेशन नहीं है, नहीं है तो वहां सेटल हो गया था, रह गया डस्ट है, उसको आप जोन 22 बोलते हैं। सो इसी स्टैंडर्ड में आपको ये एरिया क्लासिफिकेशन है डस्ट का, उसमें आपको दिया गया था, ये स्क्वायर में इस ड्राइंग में ऐसे दिया गया है फ्रेंड्स। जोन 20 में स्क्वायर का जैसे ही है, जोन 21 में आपको मतलब जैसा गैस का केस में क्रॉस है, मतलब क्रॉस में रहते हैं, इसमें स्ट्रेट लाइन्स रहते हैं। तो जोन 21 ये है, जोन 22 है। इसकी बात है फ्रेंड्स, जो हमारा एपरेटस ग्रुप है, एपरेटस ग्रुप है हमारा आईईसी में 3 प्रकार का एपरेटस ग्रुप दिया गया था, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, ग्रुप 3 का। ग्रुप 1 है जिसमें आपको माइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए, लाइक कोल्ड माइन से या नहीं तो गोल्ड माइन से, उसके लिए ही एप्लीकेबल है ग्रुप 1 का इंस्ट्रूमेंट या ग्रुप 1 का एपरेटस ग्रुप। या ग्रुप 2 का है फ्रेंड्स जिसमें आपको सूटेबल फॉर गैस एटमॉस्फेयर के लिए है, और ग्रुप 3 है सूटेबल फॉर डस्ट एटमॉस्फेयर के लिए है। इसके बारे में हम आगे एक एक बताएंगे फ्रेंड्स। सो ग्रुप 1 सिंगल है, इसमें कोई सब डिवीजन नहीं है। ग्रुप 2 में अगेन हमने 3 प्रकार के डिवाइड किया, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में। जैसे ग्रुप 2 में इसको सब डिवाइड किया हमने, ग्रुप 2 का ए बी सी, क्योंकि ये ग्रुप 2 है बेसिकली गैसेस के लिए फ्रेंड्स। लेकिन गैसेस में आप देखेगा तो इसका पहले वीडियो में भी हम लोग बताया था, गैसेस में इसका वाइड रेंज ऑफ गैसेस है, उसका एलईएल, इसका जो फ्लैमेबल रेंज है, नहीं तो एक्सप्लोजन रेंज है, हर गैस के लिए अलग अलग है। हर गैस के लिए इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग है, और कुछ गैसेस से वाइड रेंज ऑफ एक्सप्लोजन रेंज है, कुछ गैसेस में बहुत कम रेंज है। तो इसके हिसाब से हम लोग को गैस का भी हम लोग 3 प्रकार के डिवाइड किया था, ठीक है, 2A 2B 2C है, ठीक है। वो क्या बेसिस में मैं आपको बताया था, इसका एक्सप्लोजन रेंज है, जो हमारा एक्सप्लोजन या फ्लेमेबल रेंज के हिसाब से है। और इसकी बात है फ्रेंड्स, हमारा मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल सेफ गैप है, ये आगे हम बताएंगे क्या होता है, और मिनिमम इग्निशन एनर्जी का बेसिस में भी इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 2A में क्या आता है फ्रेंड्स, 2A में हमारा प्रोपेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, पेट्रोल, इथेनॉल, एसीटोन, एसिटाइलिन, ये सब आते हैं फ्रेंड्स। 2B में इथिलीन आते हैं। 2C में सबसे खतरनाक वाला गैस है, मैं आपको इसका पार्ट 1 का वीडियो में भी बताया था, जिसमें आपको फ्लैमेबल रेंज या नहीं है तो इसका एक्सप्लोजिव रेंज बहुत ज़्यादा है, वो हमारा हाइड्रोजन और एसिटिलीन है। एसिटिलीन है 2.5 एलईएल है, इसका 100 है, इसका यूईएल है। और हाइड्रोजन का फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी डिसाइड बताया था, 4 से लेकर 75 है, ठीक है। इसका जिसका आपको फ्लैमेबल रेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, तो बहुत डेंजरस गैस भी है, ठीक है। ये 2C में आते हैं, ठीक है। सो आप कभी भी इसका जो इक्विपमेंट है आप जो यूज़ करते हैं, 2A का इक्विपमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी आप एरिया है, जो इसका एरिया है, इसका इक्विपमेंट हमारा फ्रेंड्स, अगर जिस एरिया हमारा 2A का एरिया है, उस 2A का एरिया में अपने टू, मतलब आप कोई भी आप 2 अगर सिंपली मेंशन किया, उस इक्विपमेंट को भी आप यूज कर सकते हैं, या 2A 2B 2C जो आप 2 मेंशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, मतलब आप वो अगर वो 2 मेंशन कर रहा है तो उसका आप यूज कर सकते हैं। 2 मतलब इनडायरेक्टली वो 2C है फ्रेंड्स, ठीक है। 2 मतलब आपको
कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको सिंपली आपको रोमन नंबर 2 दिख रहे हैं, मतलब दैट इज नथिंग बट 2C है, ठीक है। सो 2A का एरिया में आपको सारे आपका जो ग्रुप 2 का सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे इक्विपमेंट कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ग्रुप 2B में आपको टू मतलब टू बी या 2C को यूज कर सकते हैं, और 2C में आपको ओनली 2C यूज कर सकते हैं, या नहीं तो इसके इक्विपमेंट के ऊपर ओनली ग्रे रोमन नंबर 2 होना चाहिए। सो हमारा मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल सेफ गैप क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा कोई भी हमारा इक्विपमेंट अगर आप देखेंगे तो फ्लेम, हमारा एक्सप्लोजन प्रूफ का इक्विपमेंट या नहीं तो फ्लेम प्रूफ का इक्विपमेंट, उसमें आपको कभी भी अगर आपको इग्निशन सोर्स अंदर क्रिएट हुआ, ठीक है, छोटा सा भी आपको स्पार्क आया, वो स्पार्क आया तो वो स्पार्क ट्रैवल करते हैं, और इसका जैसा मैंने फ्रेंड्स इसका पार्ट 1 का वीडियो में हम लोग एक्सप्लोजिव एरिया या नहीं तो एक्सप्लोजन या अनस्टेबल कंबसन के बारे में बताया था। उसमें क्या है फ्रेंड्स, कभी भी आपको इग्निशन सोर्स हुआ है तो उसमें हमने बताया फ्रेंड्स, इग्निशन सोर्स हुआ है तो पहले वो सराउंडिंग गैस को पकड़ते हैं, लेकिन हमने ये इग्निशन सोर्स को हम लोग ट्रैवल ही नहीं करेंगे, वो हमारा बाहर तक आने के, ठीक है। तो इसका इग्निशन सोर्स से जैसे हुआ है तो वो कितना एरिया जो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट पे सेफ गैप है, वो कितना एरिया तक, वो कितना डिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर सकते हैं, उसकी वजह से अगर वो ट्रैवल होने से ही इसका बाद कोई भी आपको एक्सप्लोजन नहीं होगा, उसको हम लोग मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल सेफ गैप बोलते हैं, MESG है, ठीक है। ये बेसिकली बहुत यूजफुल पैरामीटर है फॉर EXD हमारा फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट में। उसमें क्या होता है, हम लोग एक्सप्लोजन अलाउ करते हैं इक्विपमेंट का अंदर, लेकिन हम लोग इस MESG हमारा मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल सेफ गैप को हम लोग मेंटेन करते हैं, सो दैट अंदर का कोई भी आपको एक्सप्लोजन है नहीं तो कोई भी स्पार्क के हाथ है वो बाहर तक आएगा नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल गैप है, इसमें मेंटेन करते हैं, सो बाहर कुछ भी आएगा नहीं है। अगर बाहर से भी कुछ अंदर घुस रहा है तो वो भी अंदर तक जाएगा नहीं है, ऐसे है फ्रेंड्स, ठीक है। सो जो हमारा 2A 2B 2C में आप देखेगा तो ये MESG ये मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट सेफ गैप है हमारा 0.9 mm से ऊपर रहता है 2A में, और 2B में हमको 0.5 से 0.9 रहते हैं, और 2C में हमारा 0.5 रहता है। इसका ये गैप है बहुत कम रहते हैं, इसी वजह से इसका जो इक्विपमेंट है थोड़ा कॉस्टली रहता है, और इसमें थोड़ा बहुत ही ये मतलब क्रिटिकल है इस 2C का, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मिनिमम इग्निशन एनर्जी, जो हमारा इग्निशन एनर्जी जो हमको चाहिए मिनिमम इसको कंबस्टिबल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मिनिमम इग्निशन एनर्जी। ये हमारा 2A में हमको 0.8 माइक्रोजॉल का ऊपर रहते हैं, 2B में हमारा 0.45 माइक्रोजॉल से लेकर 0.8 माइक्रोजॉल रहता है, 2C में लेस देन 0.45 माइक्रोजॉल रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल सेफ गैप और मिनिमम इग्निशन एनर्जी, इसके हिसाब से भी एक एक ग्रुप में कितना इसका लिमिट से वो भी हमारा स्टैंडर्ड में क्लियरली दिया गया था। इसके बाद जो हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, 2C का जो ग्रुप 2C का इक्विपमेंट है, कोई भी एपरेटस है ग्रुप 2C का, वो आप 2A 2B 2C आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका 2C का है तो आपको 0.5 के नीचे डिजाइन है तो आप 0.9 में भी आप यूज कर सकते हैं, 0.5 to 0.9 में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा आपको इसका जो मिनिमम इग्निशन एनर्जी इसका इतना अच्छे है, तो आप 2C इक्विपमेंट में आप इक्विपमेंट को आप या ऑपरेटर्स को आप 2A 2B में आपको किसी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो गैस ग्रुप 2B का ऑपरेटर्स को आप ओनली 2A 2B में यूज कर सकते हैं, 2C में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डिजाइन है 0.5 तक के, लेकिन आप 0.5 के नीचे आप लेकर गए तो वो आप मतलब सेफ नहीं है, वो आपको इग्निशन सोर्स बन सकते हैं उस एपरेटस और इक्विपमेंट, क्योंकि वो आपको एरिया 2C है लेकिन आप 2B के एपरेटस को यूज कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली आपको एक सोर्स ऑफ इग्निशन हो सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ये भी इसके हिसाब से भी आप देखेगा तो इसका इग्निशन एनर्जी 0.45 से नीचे नहीं है, तो आप इसको ऑब्वियसली यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप 2C को ओनली 2C के एरिया में यूज करना चाहिए। और इसका जो ग्रुप 3 है, जो हमने डस्ट का बेसिस में हम लोग डिसाइड किया था, उसको भी आपको 3 प्रकार से सब डिवाइड किया था।
2A 3A 3B 3C है, जो 3A है हमारा फाइबर्स और फ्लाइंग्स है, और 2B है हमारा नॉन कंडक्टिव डस्ट है, और 2C हमारा कंडक्टिव डस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2C है जो हमारा कंडक्टिव डस्ट है, बेसिकली ये मैं हमने ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स, कंडक्ट मतलब हमारा डस्ट एटमॉस्फेयर मतलब क्या है, जहाँ हमारा ग्राइंडिंग कर रहे हैं या नहीं है, तो ड्रिलिंग कर रहे हैं या नहीं, तो कटिंग कर रहे हैं, वहाँ जो हमारा डस्ट बन रहा है वो हमारा डस्ट एटमॉस्फेयर है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर वो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, अगर वो हमारा कंडक्टिव डस्ट है, तो आपको स्पार्क बन सकते हैं और आपको एक्सप्लोजन बना सकते हैं। इसीलिए सबसे डेंजरस ग्रुप है, जो ग्रुप है आपको 2C में आते हैं, कंडक्टिव डस्ट है। जो आप कटिंग कर रहे हैं, आप ऑलरेडी कंडक्टिव मटेरियल का आप कटिंग कर रहे हैं, और जो कटिंग कर रहे हैं, जो कटिंग मशीन है आपको इलेक्ट्रिकल का कटिंग मशीन है, तो उस कंडक्टिव इक्विपमेंट अगर उसका वजह से आपको इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स में भी फ्लैश ओवर हो सकते हैं। उसी वजह से 2CA सबसे डेंजरस वाला है, ठीक है। तो क्योंकि वो कंडक्टिव है, ठीक है, और 2B है नॉन कंडक्टिव डस्ट है, सॉरी 3C है कंडक्टिव है, 3B है नॉन कंडक्टिव डस्ट है, और 3A है हमारा फाइबर और फ्लाइंग्स का है। तो हमारा 3C का जो डस्ट डिवीजन है 3C वाला का, आप उसका 3A का लोकेशन में भी यूज कर सकते हैं, 3B में या 3C में, सब में यूज कर सकते हैं। लेकिन 3B को ओनली ओनली आप 3A 3B में यूज कर सकते हैं, 3C में आप यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे आप 3A का इक्विपमेंट का आप ओनली 3A का एरिया में ही आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये भी आपको, जिसमें आपको मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर रहता है फ्रेंड्स, वो बेसिकली मैक्सिमम परमिसिबल सरफेस टेम्परेचर है कोई भी आपको एरिया में, वो आपको कितना मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए, वो बेसिकली आपको जो मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है, इसकी ऊपर इसका सेफ्टी मार्जिन है, इसका सेफ्टी मार्जिन कितना होना चाहिए, उसकी बेसिस में इसका मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर उस एरिया में आपको क्या होना चाहिए वो आपको डिसाइड करते हैं। उसका मेथड है आपको कैसे करना चाहिए, उसका सेफ्टी मार्जिन कितना लेना चाहिए, वो सारे आपको इस आईसी स्टैंडर्ड है 61241-2 का 1 में दिया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी बाद है आप ग्रुप 3 को जो डिवाइड किया था, कैसे डिवाइड किया फ्रेंड्स, ग्रुप 3 का इक्विपमेंट है, जो ग्रुप 3A है बेसिकली आपका फ्लाइंग्स एंड इंक्लूडिंग मतलब फाइबर से बेसिकली, ठीक है, जिसका साइज है का डस्ट का साइज है आपको 500 माइक्रोमीटर का ऊपर है, ठीक है, और वो आपको एयर में सस्पेंड होते हैं, ठीक है, एयर में सस्पेंडेबल है, और 500 माइक्रोमीटर का ऊपर है, वो हमको आते हैं ग्रुप 3A का ग्रुप में आते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है कोई भी पेपर का पीसेस है, कॉटन का है, जूट है, जो भी आपको हवा में रहते हैं वो आपको ग्रुप 3A में आते हैं। और ग्रुप 3 में फ्रेंड्स नॉन कंडक्टिव डस्ट है, नॉन कंडक्टिव मतलब ये भी आपको 500 माइक्रोमीटर या इससे लेस है, लेकिन नॉन कंडक्टिव है। नॉन कंडक्टिव किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, यानी ये तो रेसिस्टिविटी है आपको 1 किलो ओम मीटर से नीचे है, ठीक है, 1 किलो ओम मीटर से नीचे है, उसको हम लोग नॉन कंडक्टिव मटेरियल बोलते हैं। सो जिसका साइज है 500 माइक्रोमीटर से नीचे है और नॉन कंडक्टिव है, मतलब इसका रेसिस्टिविटी 10,000 ओम मीटर से ऊपर है, उसको हम लोग नॉन कंडक्टिव बोलते हैं। और ग्रुप 3C में आपको कंडक्टिव डस्ट है, कंडक्टिव डस्ट का भी सेम साइज है 500 माइक्रोमीटर है, लेकिन इसका जो रेसिस्टिविटी है 1000 ओम मीटर से नीचे ही है, उसको हम लोग 3C का अंडर आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो भी हमारा 3C के इक्विपमेंट है वो आपको सब में आप यूज कर सकते हैं सेफली। आप 3C के इक्विपमेंट को आप 3B का लोकेशन में भी यूज कर सकते हैं, 3A का लोकेशन में, 3C का लोकेशन में, सबसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे सेफेस्ट इक्विपमेंट है ग्रुप 3C है, और सबसे सेफेस्ट एरिया है ग्रुप 3A है। ऐसे आपका गैस ग्रुप में भी सबसे सेफेस्ट इक्विपमेंट है 2C का है, सबसे सेफेस्ट एरिया है 2A का है। इसकी बाद है फ्रेंड्स टेम्परेचर क्लास है, ये टेम्परेचर क्लास भी हर एक इक्विपमेंट में दिया जाता है और एरिया का भी डिसाइड होते हैं। बेसिकली ये टेम्परेचर क्लास है T1 से लेकर T6 तक डिवाइड किया था, ये डिवाइड किया था बेस्ड ऑन इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर का बेसिस में होते हैं, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर का बेसिस में होते हैं बेस्ड ऑन ये ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, जैसा इसका T1 में 450 डिग्री से, ठीक है,
T2 में 300 डिग्री से और T3 में 200 डिग्री सेंटीग्रेड है और T4 में 135 डिग्री सेंटीग्रेड है और T5 में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और T6 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड है। सबसे लोएस्ट ऑटोसी इग्निशन टेम्परेचर 85 डिग्री से। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक एरिया, अगर जो एरिया T6 मेंशन करते हैं एरिया का T6 है, वो सबसे खतरनाक एरिया है, क्योंकि इसमें इसका जो हजार्डस मटेरियल है नहीं है, तो जो आपका हाइड्रोकार्बन मटेरियल है इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जस्ट 85 डिग्री से, ठीक है। लेकिन जिसका इक्विपमेंट अगर T6 है वो मोस्ट मतलब सेफेस्ट इक्विपमेंट है। सो T6 इक्विपमेंट को आप ओनली T6 में यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको जो T1 इक्विपमेंट है, ठीक है, जो T1 का टेम्परेचर क्लास का, ठीक है, जो T1 का टेम्परेचर क्लास है, जो एरिया क्लासिफिकेशन में T1 अगर यूज किया तो वो T1 में आपको T1 से लेकर T6 तक कोई भी इक्विपमेंट आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका इक्विपमेंट T6 के लिए रेटेड है तो वो T6 के इक्विपमेंट आप ऑब्वियसली T1 ये T1 में आपको T1 का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 85 डिग्रीज का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के हिसाब से उस इक्विपमेंट अगर आपको डिजाइन किया हो तो आपको ऑब्वियसली 450 पे यूज ही कर सकते हैं। ऐसे T2 में आपको T1 वाला इक्विपमेंट को आप यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन T2 से 300 डिग्री से लेकर 85 तक, T2 से T6 तक जो क्लासिफाई किया था टेम्परेचर क्लास, इसमें कोई भी इक्विपमेंट को आप यूज कर सकते हैं। ऐसे T3 में आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें आपको T3 से लेकर T6 तक जो क्लासिफाई किया था उसमें कोई भी इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं। और T4 में 135 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 135 डिग्री से लेकर 85 डिग्री तक जो डिजाइन किया था, T4 से लेकर T6 तक कोई भी इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। T5 में ओनली T5 और T6 के इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, और जो T6 है उसमें ओनली T6 का यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको साइट में अगर वो साइट है, एरिया है, जो एरिया है वो अगर जोन 1 एरिया है और ग्रुप है 2A का क्लास है और T4 का इसका टेम्परेचर क्लास है, तो इसका हॉट सरफेस से मैक्सिमम इसका हॉट सरफेस से 135 डिग्री से T4 का, ठीक है। इसमें कोई भी हॉट सरफेस है 135 का ऊपर नहीं हो सकते हैं अगर T4 का एरिया है तो, ठीक है। इसीलिए आपको जो इक्विपमेंट है T4 है तो आप ओनली T4, T5 या T6 में कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे नीचे वाला कोई इक्विपमेंट को आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने बताया फ्रेंड्स, आपसे सबसे सेफेस्ट इक्विपमेंट है T6 से, और सबसे मतलब सबसे अनसेफ एरिया है T6 से, ठीक है। आप ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कभी भी, सबसे सेफेस्ट इक्विपमेंट T6 है और सबसे कॉस्टलीस्ट इक्विपमेंट भी T6 है, लेकिन सबसे खतरनाक एरिया है आपका T6 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज का हमारा वीडियो है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।